तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब ब्लैक कलर के बारे में। और ब्लैक का जो लेटर होगा, यानी जो इनिशियल लेटर, वो होगा बी। टेबल बना लेते हैं। फिर है हमारे पास में ब्राउन। ब्राउन का भी बी। और इसका जो नंबर है वो 0 है। मल्टीप्लायर होगा 10⁻0। और इसका जो कलर है वो है गोल्ड। अभी बता दे, सब चीजें समझ में आएगी आपको। ये होगा 5%। फिर है हमारे पास में 1। फिर है 10⁻1 ब्राउन के लिए। और 10⁻1 फिर यहाँ होगा सिल्वर। और ये होगा 10%। ओके। इसको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, कैसे याद कर सकते हो आप। ब्राउन के बाद में ब्लैक, ब्राउन, रेड। फिर रेड के बाद में ऑरेंज। ऑरेंज। फिर इसके बाद है येलो। येलो के बाद में है ग्रीन। ग्रीन के बाद में है ब्लू। ब्लू के बाद में है वायलेट। वायलेट के बाद में है ग्रे। और ग्रे के बाद में है वाइट। तो रेड का हमारे पास होगा, क्योंकि नंबर है हमारे पास, तो 0, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और 9। तो ये होगा 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। फिर नेक्स्ट हमारे पास में नो फोर्थ बैंड। नो फोर्थ बैंड, उसमें होगा 20%। इसका हो गया रेड का आर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और डब्लू। अब इसको कैसे याद रखना है? तो ऐसे याद रखना है। बी। बी रॉय। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। है ना? अब देखो कैसे। बी रॉय यानी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट मतलब ग्रीन, बी ब्लू, हेड वेरी, वायलेट गुड, ग्रे और वाइफ वाइट। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से क्या मतलब है। यानी ये किसको इंडिकेट करेगा? ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ।
ओके। अब यहाँ क्या है कि दो तरह के सिस्टम है, दोनों सिस्टम बताता हूँ। तो देर आर टू सिस्टम्स ऑफ मार्किंग द कलर कोड्स। तो पहला है फर्स्ट सिस्टम, जिसको हम कहेंगे पहला सिस्टम। इसमें क्या क्या दे रहे हैं, इसमें दरअसल क्या होगा, जो कार्बन रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल होते हैं दरअसल ये, और उस पे बैंड बने रहते हैं। क्या बने रहेंगे? बैंड बने रहेंगे। उन बैंड के अकॉर्डिंग अपने को बताना है। तो पहला बैंड क्या इंडिकेट करेगा, सेकंड बैंड क्या इंडिकेट करेगा, तो ऐसे 4 बैंड होते हैं। कभी कभी 3 ही बैंड होते हैं, है ना, कभी कभी 3 ही बैंड होंगे, कभी कभी 4 बैंड होते हैं। तो चौथा बैंड क्या इंडिकेट करेगा, एक तरह से ये टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। क्लियर है? जब फोर्थ बैंड अगर नहीं होगा, तो फिर वो 20% होगा, यानी 3 ही बैंड होंगे। तब हम लोग अभी बताएंगे क्या करना है, लेकिन फोर्थ बैंड कैसा कौन किसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा। अगर फोर्थ बैंड में क्या होगा, या तो गोल्ड कलर होगा या सिल्वर होगा, या फोर्थ बैंड होगा ही नहीं। अगर गोल्ड कलर है तो 5% टॉलरेंस के साथ लिखना है, सिल्वर कलर है तो 10%, ये फोर्थ बैंड के लिए है ना। अगर फोर्थ बैंड नहीं है ना, आगे बात सुन में। तो नो, अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 20% लेंगे। अब कैसे देखना है बताते हैं आपको। तो फर्स्ट सिस्टम क्या कहता है, इसमें कुछ पॉइंट्स वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। तो पहला है, पहला पॉइंट इसमें, फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे है वो आपको बताएंगे। ठीक है, सर आप म्यूट हो। सेकंड बैंड indicates the second significant figure। ओके, तो फर्स्ट बैंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दूसरा जो है सेकंड, दूसरा बैंड जो क्या देगा आपको, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा। ठीक है, तीसरा बैंड क्या देगा देखो। तो तीसरा पॉइंट है, थर्ड बैंड इंडिकेट्स द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द पावर ऑफ 10 with which the
About two significant figures must be multiplied to get the resistance value in ohms. ठीक है. Fourth point. The fourth band indicates the tolerance. ठीक है, ये मतलब है. ओके. A fourth band indicates the tolerance. If the fourth band is absent, it implies a tolerance of ±20%. दरअसल वो जो हम बोल रहे हैं ना, वो ±5% ऐसा है. वो +-5%, +-10%, +-20%, ये मतलब होगा उसका. ठीक है, तो हमारे पास में 4 बैंड को लेकर है. चौथा बैंड अगर है, जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, तो उस हिसाब से टॉलरेंस देखेंगे, और नहीं हुआ तो फिर 20% देखेंगे. जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ, है ना. तो ये पहले बताता हूँ मैं आपको कैसा रहेगा यहाँ. ये एक ऐसा सिलेंड्रिकल रहता है. एक बैंड यहाँ रहता है. एक बैंड यहाँ होगा, ये सेकंड बैंड है. ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड बैंड है. और ये हमारे पास में फोर्थ है, जो टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा. तो ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ये इंडिकेट करेगा. ये सेकंड वाले को सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और ये थर्ड है, जो है देगा अपने को डेसिमल मल्टीप्लायर. और ये हमारे पास में है टॉलरेंस को लेकर. ओके. तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जाम्पल, अपने को एक फिगर दिया हुआ है ना. तो इन फिगर the colors of the four bands are red, 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 red,
एंड सिल्वर है मान लो, द रेजिस्टेंस वैल्यू इज, द रेजिस्टेंस वैल्यू इज, ये अपने को फाइंड करना है ना। तो ये ऐसा दिया हुआ है, तो ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये भी रेड है, और ये हमारे पास सिल्वर दिया हुआ है। तो रेड, रेड, रेड और सिल्वर। तो अब ध्यान से देखना, रेड के लिए क्या था, रेड के लिए हमारे पास में 2 है, क्या दिया हुआ है अपने को, 2 दिया है। तो क्या लिखेंगे, पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, इनटू थर्ड जो है मल्टीप्लायर है। तो रेड आ रहा है तो रेड का क्या जाएगा, 10⁻², प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना जा रहा है, +-10%। ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये तो ओम में होगा ना, लेकिन ये ओम में है, यानी ये आ गया हमारे पास में 22 × 10⁻², यानी 2200 ओम, +-10% की एरर के साथ। ये एरर भी माना जाता है इसको, ठीक है, टॉलरेंस मतलब ये एरर ही है। तो ये इस तरह से इसका आंसर होगा। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा मल्टीप्लायर है, ठीक है, डेसिमल मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो यही लिखा था मैंने, देखो यहाँ, फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, second band indicates the second significant figure. The third band indicates the power of 10 with which the above two significant figures must be multiplied to get the resistance value in ohms. Fourth band indicates the tolerance. If the fourth band is absent, it implies a tolerance of ±20%. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, तो अपने को यहाँ कलर जो दिया है ना, इन फिगर, the colors of 4 bands are yellow, violet, brown and gold. The resistance value is, तो यहाँ देखो अपने को क्या दिया है इसमें, येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड दिए। तो ये येलो है, ये वायलेट है, ये ब्राउन है, और ये गोल्ड भी है। येलो, वायलेट, ब्राउन, और ये हमारे पास में हो गया गोल्ड। यहाँ से देखेंगे हम लोग, येलो के लिए सिग्निफिकेंट, येलो के लिए क्या जाएगा 4, वायलेट के लिए क्या जाएगा 7, ये रेजिस्टेंस, इनटू ब्राउन। तो ब्राउन, ब्राउन के लिए कहाँ गया ये, 10⁻1 ओम, प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना है 5%। तो ये आंसर होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट है दरअसल इसमें। तो एक तो मेथड ये होता है, अब एक और मेथड होता है, वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, क्या मेथड है। सेकंड में सेकंड सिस्टम क्या है, मतलब सेकंड तरीका क्या होगा, ये मतलब यानी
पहला सिस्टम तो ये हो गया, है ना, ये बता दिया मैंने आपको। तो पहला तरीका तो ये हो गया, नहीं इस सिस्टम के हिसाब से ऐसा देखेंगे। एक और सिस्टम होता है सेकंड सिस्टम। वैसे तो जो क्वेश्चन आए अभी तक तो इसी सिस्टम से आए हैं, लेकिन मान लो अगर उससे भी पूछा गया तो इसमें भी, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि पहला पॉइंट इसमें द कलर ऑफ द बॉडी, बॉडी का कलर होगा उसमें, दी कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा, द कलर ऑफ द एंड, द कलर ऑफ द एंड gives the second significant figure। तीसरा, the color of the dot, the color of the dot gives the number of zeros, to be placed after the second figure। ये हो गया। फोर्थ है इसमें, द कलर ऑफ द रिंग, कलर ऑफ द रिंग gives, the color of the rings gives the tolerance। ठीक है, ये मतलब है। तो पहला इसमें क्या होगा कि एक बॉडी बनी रहेगी, कैसे बनी रहेगी बताता हूँ मैं आपको। ये एंड है दोनों इसके, ठीक है। यहाँ एक डॉट होगा, और यहाँ एक रिंग रहेगी, रिंग एंड डॉट, और ये बॉडी है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ तो उससे क्लियर होगा आपको। अच्छा, लगाना इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, ये सेम, ये कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा, ठीक है। तो लगाना तो यही है, लेकिन जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको कि इसमें दिया है इसने कि, एग्जांपल क्या है कि दी बॉडी कलर इज येलो
एंड कलर is violet dot color is orange and ring color is silver. तो पहले आप देखो क्या सीक्वेंस था हमारा, पहले सीक्वेंस पे चला जाता हूँ। कि कलर ऑफ द बॉडी, यानी पहला बॉडी का कलर देखेंगे तो कलर ऑफ द बॉडी गिव द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप ये देखो कि पहला बॉडी का कलर कितना बता रहा है, बताया इसने येलो। येलो का मतलब कितना हुआ यहाँ, येलो का हुआ 4, येलो का हुआ 4। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, द कलर ऑफ द एंड गिव द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो एंड क्या है इसका, तो एंड कलर वायलेट, वायलेट का कितना है 7 है, यानी 47। तो ये हो गया हमारे पास में। अब क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है हमारे लिए, तीसरा में क्या कह रहा है, द कलर ऑफ द डॉट गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस टू बी प्लेस्ड। मतलब इसका मतलब डॉट कलर क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज में आप देख रहे हो कि क्या जा रहा है, ऑरेंज में तो 10⁻³ जा रहा है। क्या जा रहा है, 10⁻³ जाएगा। तो 47 इंटू 10⁻³। और उसके बाद क्या कह रहा है, रिंग कलर क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर के लिए क्या जा रहा है, 10%। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस हो गया 47 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10%। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। खैर इस पे तो नहीं आया भी क्वेश्चन, इस वाले सेकंड सिस्टम पे तो सिस्टम पे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। इस पॉइंट पहले वाले को तो याद रखना ही है, लेकिन अगर ये भी है तो ये भी तैयार कर लेना है, लेकिन वो तो आपके बोर्ड में भी है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये याद रखिए आप। यहाँ से ये सीक्वेंस याद हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये दिख रहा है, देखो 0, यहाँ देखो 10⁻0, 1 तो 10⁻1, 2 तो 2⁻2। तो बस ये थोड़ा याद रखना है, गोल्ड सिल्वर और नो फोर्थ बैंड वाला, तो टेबल भी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया कार्बन रेजिस्टेंस को लेकर। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट को लेकर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में देखो मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, एक तो एक्सरसाइज 3 डिस्कस करूंगा और एक्सरसाइज 1, है ना। तो मेंस वालों को भी मैं भेज देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 ही आपको करना है एडवांस की, बाकी तो कॉमन है, एक्सरसाइज 3 तो वो तो करना ही है। नेक्स्ट हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर। वैसे तो गैल्वेनोमीटर का डिटेल में बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, कि किस तरह से इसके कॉइल पर मतलब फोर्स लगता है और उसकी वजह से जो हम लोग के करंट जो फ्लो कर रहा है, मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो अल्टीमेटली किस बात पर डिपेंड करेगा, कितना वो डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो वो कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म आपको समझना है। वो कैसे आया, वो वहीं बताऊंगा मैं आपको, कि कैसे करंट के प्रोपोर्शनल, मतलब थीटा के प्रोपोर्शनल करंट होता है, ये अपने को जो, है ना, मेन जो पॉइंट है वो वहीं एक्सप्लेन करूंगा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वहाँ तो मैथमेटिकली प्रूव करूंगा उस चीज़ को मैं। यहाँ तो केवल मानना है आपको कि ऐसा कुछ हो रहा है, बस ये कि ये फिगर समझना है। तो देखो एक चीज़ पहले ये समझ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से ऐसा नहीं कि हम लोग करंट मेजर नहीं कर सकते। तो गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन इससे जो करंट मेजर किया जाता है वो काफ़ी स्मॉल करंट होना चाहिए, यानी आप ये समझो कि माइक्रो एम्पियर में करंट होना चाहिए, है ना। उसको हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए तो हम लोग अमीटर बनाते हैं।
जब अमीटर बनाते हैं तो आप देखोगे इसमें कम से कम करंट इसमें जाता है, ठीक है। ज्यादातर करंट कहीं और से जाता है, वो बताएंगे कैसे। लेकिन ये है कि ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेजर नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। तो इट कैन measure the it can electric current but quantity should be very small. ओके, होता क्या है दरअसल यहाँ ये हॉर्स शू मैग्नेट्स होते हैं। मैं केवल फिगर ही बना रहा हूँ, उसमें ज़्यादा डीप में जाऊंगा नहीं। और ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो ये भी क्यों लेते हैं हॉर्स शू टाइप के मैग्नेट से क्यों लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। और यहाँ ड्रम होता है जिस पर वायर लिपटा रहता है ऐसे। ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको। इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है दरअसल वो ऐसे होती है, यानी यह रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक बार बोर्ड में, एक बार में क्या बोर्ड में भी आता रहता है क्वेश्चन। तो ये ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका फिगर ऐसा होता है, साइड से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये ड्रम एक्सिस से जिसके अबाउट ये घूम सकता है। और यहाँ क्या होता है दरअसल एक स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग से निडल लगाते हैं, यहाँ निडल अटैच होती है और यहाँ ये स्केल बनी रहती है, दिखाता है। तो होता क्या है कि यहाँ वायर ऐसे लिपटा रहते हैं, इसके ऊपर वायर ऐसे लिपटा रहते हैं। तो यहाँ से करंट इसमें जाता है और यहाँ से करंट बाहर जा रहा होता है। ये नॉर्थ पोल है ना, और यहाँ नीडल होती है। ये साउथ पोल होता है। तो जैसे यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है ऐसे। तो आप देखोगे कि ये जो करंट जा रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ गैल्वेनोमीटर करंट, क्योंकि ये जो करंट इसमें जाएगा उसी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर करंट। और उसके बाद ये करंट ये इधर की तरफ बाहर आ जाएगा। तो एक कोयल में ऐसे लिपटा रहती है कोयल, तो उसमें करंट जाता है। तो कोयल जैसे करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, करंट जैसे करंट कोई भी करंट कैरिंग कोयल होती है उस पर करंट जैसे फ्लो करे उसमें टॉर्क लगता है। तो टॉर्क की वजह से रोटेट कर जाता है। तो जब ये रोटेट करता है तो जो रीडिंग दिखाता है यानी जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या समझते हैं अल्टीमेटली, तो वो जो डिफ्लेक्ट होगा वो तो थीटा के करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन होगा ना। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि वो जो थीटा डिफ्लेक्ट हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी जो गैल्वेनोमीटर करंट है तो वो थीटा के प्रोपोर्शनल है जो डिफ्लेक्शन हुआ है। तो वहाँ ऐसे इसको सेट किया जाता है, ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है कि मान लो 1 एम्पियर करंट गया तो ये 1 डिग्री रोटेट हुआ, 2 एम्पियर गया तो 2 डिग्री रोटेट हुआ। तो हमें क्या लगता है कि टू, क्योंकि वहाँ मेजर वहाँ लिखा रहेगा 1 0 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। तो जैसे करंट गया तो 1, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग हमने कैसे किया कि करंट को 1 एम्पियर मेजर करे। जैसे मान लो 5 इसका 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये कैसे आया है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे। अभी तो मान लो कि जो करंट इसमें जा रहा है वो करंट थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, कितना ये रोटेट हुआ है। आगे बात समझ में, इसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाएगा वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात समझ में पहले तो, है ना। तो इसका जो सर्किट में हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं तो सिंबल कैसा होता है, ऐसा बना लेते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं गैल्वेनोमीटर। और इसमें जो करंट जा रहा है
वो आई जी करंट है, यानी गैल्वेनोमीटर करंट है, और इसका रेजिस्टेंस जी भी लेते हैं और आर जी भी लेते हैं, यानी ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा ही ना, क्योंकि देखो ये वायर ऐसे लिपटा हुआ है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस वो गैल्वेनोमीटर। अब इसकी सेंसिटिविटी की बात भी मैं वही करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मैं ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी के बारे में भाई नहीं बात करूंगा, क्यों, क्योंकि उसका मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आएगा उसका एक्सप्लेनेशन वहां से दिया जाता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है ना। वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किस बात पे डिपेंड करेगी, इसके बारे में बताएंगे आपको। अभी तो सिर्फ इतना है समझना है कि आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। थीटा क्या है, यहाँ डिफ्लेक्शन एंगल है। थीटा क्या है, यहाँ डिफ्लेक्शन एंगल है। तो ये हम लोग समझेंगे। ओके, तो थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। ये तो गैल्वेनोमीटर के बारे में इतना ही है। अब क्या करते हैं हम लोग, करंट मेजर कर सकता है ऐसा नहीं, लेकिन काफी स्मॉल करंट होना चाहिए तभी ये मेजर करेगा, अदरवाइज डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, फिर यहाँ अमीटर बनाया। तो अमीटर जो है वो दरअसल गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड, पहला पॉइंट, तो पहले ये बताता हूँ, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरा, इट इज ऑलवेज connected in series in the electrical circuit। in the electrical circuit। थर्ड पॉइंट है, galvanometer is converted into ammeter by connecting a shunt resistance। Galvanometer is converted into ammeter by connecting a shunt resistance across the galvanometer। ओके, तो मैंने कहा शंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब शंट रेजिस्टेंस क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। शंट रेजिस्टेंस, a small resistance is connected parallel to the galvanometer। galvanometer, ठीक है, galvanometer। ओके, मतलब कैसे, ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है और यहाँ एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, एस इसको कहा जाता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर जी है। इसमें तो जो करंट जाएगा वो आई जी है, लेकिन यहाँ से जो करंट आ रहा है वो तो आई होगा ना। तो आप देखो इसका रेजिस्टेंस काफी स्मॉल है,
तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो काफी स्मॉल रेजिस्टेंस जब लगाया जाता है तो ज्यादातर करंट यहाँ से पास होगा, तो कम करंट जाएगा ना यहाँ से, तो डैमेज होने के चांसेस कम हो गए ना इसमें। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो आई माइनस आई जी जाएगा, और हमें ये करंट मेजर करना है, ठीक है ना। कौन सा करंट? ये करंट मेजर करना है। ये तो गैल्वेनोमीटर जाने वाला करंट है। तो ये जो पूरा होता है, ये पूरा सिस्टम होता है, यहाँ से तो एक करंट जा रहा, तो यहाँ से भी क्या जाएगा? आई जाएगा। इस पूरे को हम बोलते हैं एमीटर, इसका सिंबल ऐसा लेते हैं, और इसका अपना रेजिस्टेंस होगा आर ए, और इसमें जो करंट जा रहा है वो आई है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो तो आई है, तो इसका सिंबल ये होगा एमीटर। आगे बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? क्योंकि मैं पढ़ाता ही जा रहा हूँ, अभी कुछ ऐसी बात हुई नहीं। नहीं सर। नहीं है ना किसी को भी डाउट? ये आ गया। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, फिर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आप देखो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ना, क्योंकि दोनों किस में, पैरेलल में। तो अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा आर जी एस बाई आर जी प्लस एस ना, ये तो होगा भाई, 1/r इक्वल टू 1/s प्लस 1/rg होगा ना, तो ये मिल जाएगा, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इफ आर जी गण दिन अगर एस हुआ, तो हमारे पास क्या है, सिंस आर ए इक्वल टू आर जी एस बाई आर जी प्लस एस है, आर जी से डिवाइड कर दो, एस 1 + एस बाई आर जी, तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, ये एस आ जाएगा ना। तो अगर इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है तो उस केस में हमारे पास इसका एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना भाई, आर ए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है। तो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फिर उस केस में ये आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करेंगे हम लोग। और फॉर आइडियल एमीटर, फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज टेकन टू बी जीरो, यानी आर ए को क्या लेंगे हम लोग, जीरो लेते हैं। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, यानी आर एम नेट क्या हो जाएगा, जीरो, ये मानने का मतलब, क्योंकि वैसे भी एस काफी स्मॉल होता है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा एक तरह से। तो आइडियल की बात कर रहे हैं तो और स्मॉल रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, उस केस में आप देखोगे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ जाएगा। तो वैसे भी हम आइडियल की बात कर रहे हैं, यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें, सीधी सी बात है, ऐसे ध्यान रखो, ओके। अब हमारे पास में ये सर्किट है, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ शंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ से ये आई जी है, इसमें कितना आ गया, आई माइनस आई जी, ये ऐसे। यहाँ से आई माइनस आई जी जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस से आई जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इधर से क्या आ रहा है, आई जी, और इधर से क्या आ रहा है, आई माइनस आई जी आ रहा है। तो लूप बना लेंगे, ऐसे चल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई जी इंटू जी माइनस एस, आई माइनस आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ना। सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई जी जी इक्वल टू एस आई माइनस एस आई जी ना। मैं इसको इधर ले गया हूँ, मल्टीप्लाई कर लिया, इसको उधर ले जाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि आई जी को बाहर लेंगे, तो जी प्लस एस इक्वल टू एस आई। अब ध्यान से देखिएगा, देखो आई इक्वल टू क्या आ गया, जी प्लस एस बाई एस इंटू आई जी ना। और हमें मालूम है सिंस आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो देयरफॉर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है,
तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, थीटा। इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। उससे आपसे क्या करेंगे, उसको कैलिब्रेट करेंगे। मान लो 1 डिग्री गया तो 1 एम्पियर को मेजर कर रहा है। मान लो इस तरह से कैलिब्रेट कर रहा हूँ मैं। मान लो जैसे कि 1 डिग्री मान लो 5 एम्पियर के करीबन है, तो फिर 1 डिग्री गया तो मतलब 5 एम्पियर, 2 डिग्री गया तो 10 एम्पियर, ऐसे मेजर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह से कैलिब्रेट किया गया। तो ये हो गया हमारे पास में एमीटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक चीज और समझना पड़ेगा इसमें। जैसे कभी कभी कहता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की जब वो बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर है हमारा, वो पूरी तरह से किधर चला गया है। मान लो जैसे कि गैल्वेनोमीटर है और ये नीडल है, और यहाँ से मान लो हमने स्टार्ट किया, ये हमारा 0 है, और ये मान लो मैक्सिमम हमारा ये 20 एम्पियर है। यानी यहाँ तक ऐसे इसको स्केल बना रखे हमने, है ना। तो ये कहता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब क्या हुआ कि जो निडल, मान लो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो निडल यहाँ थी ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब होगा कि वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये ध्यान रखना है। ये जो मैं गैल्वेनोमीटर में करंट बोल रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, 0 और 20 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब जो मैं इसके हिसाब से, मतलब मैंने इसको कैलिब्रेट करके 20 एम्पियर का बना रखा है, 0 से लेकर 20 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं मेजर कर सकता। तो कहीं 50 भी होते हैं, कहीं 100 एम्पियर वाले भी होते हैं। तो मैंने इसको कैलिब्रेट करके लेकिन 0 से 20 के लिए बना रखा है। तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना हुआ, 20 एम्पियर हुआ, है ना। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के करस्पॉन्डिंग ही ये करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। मान लो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, जो कि इसका फुल, मान लो जैसे ऐसे समझते हैं कि मान लो हमने एक एमीटर बनाया जो फुल कितना मेजर कर सकता है, 20 एम्पियर। यानी जब मैं 20 एम्पियर इसमें से फ्लो कराऊंगा, तो ये मान लो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, फुल डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन उस फुल डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इसका मैक्सिमम करंट है वो है मान लो 10 मिली एम्पियर है। ये क्या मैंने मान लिया, चलो 20 मिली एम्पियर है, मान लो क्या है 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर इसका मैक्सिमम करंट है। एंड अमीटर का मैक्सिमम, अच्छा ये गैल्वेनोमीटर बनाया था क्या मैंने, ये गैल्वेनोमीटर का नहीं, गैल्वेनोमीटर का तो मैं इसको 20 मिली एम्पियर करना पड़ेगा मुझे, ये अमीटर के हिसाब से बनाया था। चलो कोई बात नहीं, ये अमीटर बना लिया मैंने, है ना। और गैल्वेनोमीटर का भी ये मान लो। तो गैल्वेनोमीटर जो मेजर करेगा, यानी उससे जब आप, ये कहता हूं मैं, मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि ये अमीटर है, अमीटर 0 से 20 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। तो मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर रहा है, 20 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा, वो मैंने मान लिया, मान लो वो होगा 20 मिली एम्पियर। अब अगर मान लो इसमें करंट गया 10 मिली एम्पियर, इसका मतलब वो कितना मेजर करेगा। वो इस तरह से कैलिब्रेट किया कि वो 10 में गैल्वेनोमीटर जो मेजर कर रहा है वो कितना, मान लो यहाँ से गया कितना 10 मिली एम्पियर। तो आमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा, आमीटर तो 10 एम्पियर ही दिखाएगा ना। नहीं समझे, क्योंकि जब यहाँ से करंट जाएगा 20 मिली एम्पियर, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना दिखाएगा ये एमीटर, 20 एम्पियर दिखाएगा ना। हमारी बात समझ में। तो ये गैल्वेनोमीटर का करंट अलग है, और जो नेट करंट आ रहा है वो अलग है। जो एमीटर मेजर करेगा वो ये है, गैल्वेनोमीटर जो मेजर करेगा वो ये है। लेकिन इस पूरा सिस्टम एमीटर बन गया, जब एमीटर बन गया तो ये तो इसके, ये जो अपने को रीडिंग दिखाएगा वो इस तरह से कैलिब्रेट किया गया है कि जब इसमें 20 एम्पियर जाएगा तो अपने को लगेगा कि यहाँ से 20 एम्पियर ही मेजर कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना मेजर कर रहा है, वो उसको इस तरह से कैलिब्रेट किया कि इसमें अंदर 20 मिली एम्पियर जाएगा तभी फुल स्केल दिखाएगा। 10 मिली एम्पियर जाएगा तो हाफ दिखाएगा, 5 मिली एम्पियर जाएगा तो 1/4 दिखाएगा, यानी 5, है ना, समझ में आ रहा है ना। ये कहने का मतलब है मेरा। तो क्या से बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो क्वेश्चन करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। एडवांस में तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मीटर को लेकर भी, वोल्ट मीटर को लेकर भी, है ना। तो ये अगर मैं एमीटर बनाया, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर इसका आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 20 मिली एम्पियर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये करंट कितना दिखा रहा है, यहाँ 20 एम्पियर दिखा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो देखो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन दिए होंगे।
किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन तो करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल 38। What is the value of shunt which passes 10% of the main current through a galvanometer of? तो देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है इसने, 99 दिया है, यानी यह गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है अपने को और यहाँ शंट रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो ये जो मेन करंट आ रहा है वो तो आई है, उसका 10% किसमें जा रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी इसका मतलब यहाँ आई जी जो है वो कितना हो जाएगा? आई जी की वैल्यू हमारे पास में है I/10, ये कहने का मतलब है। और शंट रेजिस्टेंस एस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया? RG, यहाँ दिया इसने 99 ओम, है ना। क्या कह रहा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी बाकी का 90% उसके यहीं से पास हो रहा है ना। 90% यहाँ से पास हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अगर आई करंट आया तो इसमें I/10 गया, तो इसमें कितना गया? 9I/10 गया ना। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RG इंटू I/10 माइनस, क्योंकि करंट इसमें से जा रहा है, सॉरी करंट इसमें से जा रहा है, तो माइनस S9I/10 इक्वल टू 0। तो RGI इक्वल टू 10 से तो 10 हट जाएगा है, तो 9IS, तो आई से आई भी कैंसिल आउट हो गया। RG की वैल्यू कितना है यहाँ? 99। एस इक्वल टू कितना आ गया? 99/9, यानी 11 ओम। ठीक है ना। अब जैसे और भी क्वेश्चन है यहाँ, ये क्वेश्चन भी करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 39। एग्जाम्पल 39 देखो। फाइंड द करंट इन द सर्किट, हमारे पास में एक सर्किट दिया हुआ है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास में फिगर ए दिया है, ये माइनस प्लस, ये 10 वोल्ट है। पहले इसका करंट निकाल लेंगे, और बी का इधर दिया है इसने, और यहाँ इसने एक एमीटर लगा रखा है, लेकिन उस एमीटर का अपना रेजिस्टेंस RA दिया है 0.5 ओम। ये प्लस और ये माइनस, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है। ठीक है, क्या कह रहा है कि find the current in the circuit A and B and also determine percentage error in measuring the current through the ammeter। तो एरर भी निकालना है, तो एरर कैसे निकालेंगे देखो।
आप देख रहे हो कि ये आइडियल वोल्ट आइडियल एमीटर नहीं है। तो पहले इसमें करंट निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, मान लेते हैं आई करंट मिल गया, कितना हो जाएगा -10 + 2i = 0, यानी 5 एम्पियर। आई इक्वल टू कितना आ गया, 5 एम्पियर। मान लो इसमें करंट दिया इसने आई डैश, तो आप क्या लिखोगे, -10 + 2i प्लस इसका भी तो अपना रेजिस्टेंस है सीरीज में लगा रखा है, तो +0.5 इंटू आई ना, =0, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है। तो आप देखो कितना आ गया हमारे पास में, तो 2.5 = 10, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। दरअसल ये आई डैश है। तो आप देख रहे हो कि रीडिंग क्या होगी, 1 एम्पियर कम हो गया ना, जबकि रीडिंग कितना होना चाहिए था, 5 एम्पियर। इसका मतलब एरर आ रही है, इसको लगाने से एरर आ गई। तो एरर कैसे निकालेंगे, एरर निकालते हैं आई माइनस आई डैश बाई आई इंटू 100, ये इसकी एरर है परसेंटेज में। तो कितना आ गया, तो 5 - 4/5 इंटू 10, तो कितनी परसेंट आ रहा है, 20% का एरर आ रहा है। ये बात भी ध्यान रखना है कि एरर कैसे निकालेंगे, तो 20% का है ना। अब जैसे हमारे पास में एक ये क्वेश्चन भी करते हैं, 39 40 भी करना चाहूँगा। अच्छा, एक बात और याद रखना है, कई बार बच्चों को लगता है कि मान लो अमीटर दे दे, उसका रेजिस्टेंस दे दे तो क्या करें। सिंपल है, एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो और सॉल्व कर लो, और जो भी उस रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है वही वही मीटर एमीटर की रीडिंग होगी। जैसे क्वेश्चन इसीलिए दिया है इसने। तो एग्जाम्पल 40 देखो कि हमारे पास में ये 6 ओम है, और ये 18 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस माइनस, ये 18 वोल्ट है, और ये 1 ओम रेजिस्टेंस दिया है, और हमारे पास में ये अमीटर है यहाँ, जिसका अपना रेजिस्टेंस है। तो सिंपल ये समझना है, सिंपल क्या समझना है कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बस, और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका अमीटर का रीडिंग हो जाएगा। इज दिस द करंट थ्रू 6 ओम, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। इज दिस द करंट थ्रू 6 ओम, नहीं, 6 ओम के अक्रॉस तो करंट दूसरा ही जाएगा। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, इसको रेजिस्टेंस ही ट्रीट करो ऐसे। ऐसे रेजिस्टेंस ही ट्रीट करो। 1 ओम है, ये 6 ओम है, ये प्लस ये माइनस, ये 18 वोल्ट है, और ये 3 ओम है। ओके, ऐसे ट्रीट करो। आगे बात समझ में। अब आपको तो पहले इसमें नेट करंट निकाले थे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा ना, सॉरी 2 ओम हो जाएगा ना, 1/3 + 1/6। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ देखो, ये हो गया हमारे पास में 18 वोल्ट, ये प्लस और ये माइनस, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। यानी यहाँ से करंट कितना जा रहा है, यहाँ से जो करंट मान लिया मैंने आई जा रहा है, ये आई रीडिंग थोड़ी हो, ये आई आंसर नहीं है। कितना हो गया है, तो हो जाएगा -18 + 3i = 0, यानी आई इक्वल टू कितना हो गया, 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर तो यहाँ से जा रहा है, 6 एम्पियर तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यानी इसमें 6 एम्पियर जा रहा है। तो यहाँ से तो बाइफरकेट हो गया ना, तो बाइफरकेट हो गया, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 6 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ देखो इसमें करंट मान लेते हैं, या ऐसे कर लो, इसका वोल्टेज निकाल लो। इसका वोल्टेज कितना, क्योंकि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पियर, इसका वोल्टेज कितना हो गया, 12 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ। 2 × 6 कर दोगे ना यहाँ ओम्स लॉ के हिसाब से, तो 12 वोल्ट आ गया, यानी इसके अक्रॉस कितना आ गया यहाँ, 12 वोल्ट आ गया। 12 वोल्ट आ गया, तो अब इसमें करंट कितना जा रहा होगा, तो मैंने मान लिया कि मान लो I1 जा रहा होगा,
क्या लिखूंगा मैं वहाँ, 12 इक्वल टू 3 I1 ना, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया, I1 इक्वल टू आ गया मेरे पास में 4 एम्पियर। यानी ये जो 4 एम्पियर इस रेजिस्टेंस से जा रहा है वही इस अमीटर से जा रहा है, यानी ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, तो अमीटर रीडिंग क्या आ गई, तो देयर फोर अमीटर रीडिंग हमारे पास आ गई है 4 एम्पियर। मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। नंदिनी सिन्हा आपको क्लियर है, क्योंकि अभी जो भी पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना है, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। निकिता क्लियर है, निकिता पाटिल। आर्यन PP1 क्लियर है, हाँ सर। इसे है आपको बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं एमीटर को लेकर, अगर और भी क्वेश्चन है तो मैं देखता हूँ, क्योंकि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसमें एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आपको भी समझ में आएगा, करेंगे तो हम लोग। इसमें एग्जाम्पल नहीं है क्या यार, ये क्वेश्चन। हम्म, आप ही आई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन करो, प्रॉब्लम नंबर 5। What shunt resistance is required to convert the 1 milliampere 20 ohm galvanometer into an ammeter with range of 0 to 50 milliampere? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इससे बात समझ में आएगी कि आपको कितना समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर करो क्या है। What is what shunt resistance is required to convert the 1 milliampere 20 ohm galvanometer into an ammeter with a range of 0 to 50 milliampere? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। एक मिनट रुकिए। अरे वाह, वेदांत ने कर लिया है, इनको समझ में आ गई बात है। श्रेया ने भी कर लिया, अमित ने कर लिया है, आरुषि ने कर लिया, सहस्रजन, प्रतीक राज, देवयानी, वेरी बढ़िया, मतलब बात समझ में आ गई आप लोगों को। आदित्य दुबे, ओम व्याकुल, प्रियंका रघुनाथ, प्रोन्नति, धनंजय नायर, आदित्य बोरडी, प्रोन्नति तपस्वी ने कर लिया है, धनंजय नायर, शिवाली ने कर लिया, गुड, वेरी गुड। संकल्प दयाल ने भी कर लिया। अच्छा है, देखो जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ देखो कैसे करना है, फिर से समझिए कहाँ गया क्वेश्चन।
व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ध्यान से समझिए, देखो 1 मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर विद अ रेंज ऑफ 0 to 50 मिली एम्पियर। यानी जो इसने कहना 1 मिली एम्पियर, यानी सिर्फ पहले गैल्वेनोमीटर ही था, तो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसने, यानी IGF अपने को दिया है, वो है 1 मिली एम्पियर। अब इसको अपने को कहाँ ले जाना है, 50 मिली एम्पियर पे, है ना। और इसका रेजिस्टेंस RG कितना दिया हुआ है, 20 ओम। तो 50 मिली एम्पियर पे लेके जाना है, यानी इसने अमीटर बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शंट रेजिस्टेंस है S, और इसका रेजिस्टेंस RG है। हमें बताना है कि इसका शंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो मतलब क्या हुआ, फिर से समझो। देखो यहाँ जो करंट है, क्योंकि अपने को मैक्सिमम करंट कितना बता रहा है, 50 मिली एम्पियर, तो वो तो ये करंट हुआ, क्योंकि अमीटर के अक्रॉस तो 50 मिली एम्पियर। और इसमें जो करंट जा रहा है IGF है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जो कि कितना है 1 मिली एम्पियर, उसके करस्पॉन्डिंग ये 50 मिली एम्पियर। मैं जो पहले बोल रहा था वो यही कहना चाह रहा था मैं, कि जब आप इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कराएंगे तभी मैक्सिमम करंट मेजर करेगा। अगर मान लो अब जैसे ये 25 मिली एम्पियर होता, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा होता है, एक तरह से 0.5 मिली एम्पियर। क्लियर है। तो यहाँ अपने को रीडिंग क्या देगा, केवल 25 मिली एम्पियर की देगा वो। तो हमें रेंज बढ़ाना था 50 मिली एम्पियर, तो शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहाँ से करंट, यानी ये कितना हो गया हमारे पास में, ये आई हो गया ना। तो यहाँ से आई हो गया, तो इसमें कितना जाएगा, I - IGF। और यहाँ से आता हुआ ये करंट वापस से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये लूप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो लूप कंप्लीट करेंगे तो क्या लिखेंगे, -RG IGF, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो प्लस I - IGF इंटू एस इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एस चाहिए, तो जाएगा RG IGF डिवाइडेड बाई I - IGF। तो RG की वैल्यू 20, IGF की वैल्यू तो 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू तो 50 × 10⁻³ माइनस ये कितना है 1 × 10⁻³ तो 49 रह गया। एस इक्वल टू आ गया 20 डिवाइडेड बाई 49, यही आंसर फॉर्म में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। नहीं आ रहा क्या, कितना आ जाएगा अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो, ये जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 49, यानी ये आ गया हमारे पास में 0.408 फॉर्म आ गया। ये आंसर है। बात समझ में आ गई सबको। डेरन भाई, अब कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये दरअसल क्या है, इस केस में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। इसकी रेंज बढ़ा के हम लोग यहाँ लेंगे, मतलब एमीटर बना दिया है। तो इसका मतलब उसमें शंट रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे, इतना लगाएंगे। तो आप देखोगे कि इसकी रेंज बढ़ गई, तो 50 मिली एम्पियर बन गया। ये पूरा गैल्वेनोमीटर बन के अमीटर बना। एक तरह से इसकी रेंज बढ़ा दी हमने। पहले तो 1 मिली एम्पियर ही मेजर कर सकता था, अब वो 50 मिली एम्पियर भी मेजर कर सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर की। तो अभी भी करंट उसमें 1 मिली एम्पियर ही जा रहा है, क्योंकि अगर उससे जाएगा, ज्यादा जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। तो मैं पहले बोला हूँ कि कम से कम करंट ही मेजर कर सकता है। ठीक है, मैं आपको गैल्वेनोमीटर भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है भाई, क्या आज इतना चलेगा, जोर पड़े बोलो, जैसा आप कहोगे वैसा कर दूंगा। क्योंकि देखो वोल्ट मीटर बचा है, मीटर ब्रिज बचा है, पोटेंशियोमीटर बचा है, और पोटेंशियोमीटर में टाइम लगेगा, बाकी सब में नहीं लगेगा। बाकी मुश्किल से 1 घंटे का और बचा है। पर गैलोनो पोटेंशियोमीटर में करीबन एक लेक्चर जाएगा, पूरा एक लेक्चर जाएगा उसमें, क्योंकि वो तो मुझे अच्छे से करवाना पड़ेगा। तो इसमें तो नहीं है, इसमें कोई गैलोमीटर नहीं है। ठीक है, तो और क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नहीं दे रहे थे। भाई बाकी लोग कौन कौन चला गया है मुझे भी एक मिनट इनको वो लेने दो मुझे फोटो। लास्ट क्लास में कितने लोग रह जाते हैं। Then, सर लिख लिख रहा था मैं। क्या